एक था बैगा बालक, उसका नाम था थूरिया। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। थूरिया को उसके चाचा ने अपने घर में शरण दी थी। थूरिया चाचा के साथ उनके काम में हाथ बटाता और उन्हीं के साथ रहता। चाचा थूरिया को विशेष पसंद नहीं था, लेकिन गांव वालों के डर से अपने घर से निकाल भी नहीं पाता था। एक बार चाचा को अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के ससुराल जाने की इच्छा हुई। चाचा ने रास्ते के साथ के लिए थूरिया को अपने साथ ले लिया। चाचा और थूरिया चाचा की बेटी के ससुराल की ओर चल पड़े। चाचा की बेटी की ससुराल बहुत दूर थी। रास्ता भी जंगल से होकर गुजरता था। चलते चलते दोपहर हो गई। चाचा को भूख लगाई। उसने थूरिया से भोजन पकाने को कहा। थूरिया ने झटपट सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाकर भोजन पका डाला। पहले चाचा को खिलाया और फिर बचा हुआ स्वयं खाया। भोजन करने पर चाचा को आलस्य ने घेर लिया। थोड़ा आराम कर ले, फिर आगे चलते हैं, चाचा ने कहा। चाचा लेटते ही खर्राटे लेने लगा। थूरिया भी लेट गया, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आने लगा कि जब उसकी चचेरी बहन की शादी नहीं हुई थी और वह छोटी थी तो चाचा उसे कहानियां सुनाया करता था, किंतु चाचा ने थूरिया को कभी कोई कहानी नहीं सुनाई। थूरिया यहां सोच ही रहा था कि एक विचित्र घटना घटी। हुआ यह कि चाचा के मस्तिष्क में 4 कहानियां थी। उन कहानियों को थूरिया के विचारों की भनक लग गई और उन्हें भी लगा कि यह बूढ़ा कितना कंजूस है, जो हमें अपने मस्तिष्क में सहेज कर रखे हुए है, लेकिन हमें बाहर निकालता ही नहीं है। चारों कहानियां चाचा के मस्तिष्क से निकलकर उसके पेट पर आ बैठी और आपस में बातें करने लगी। मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूं। मेरा तो इसके मस्तिष्क में बैठे बैठे दम घुटने लगा है। देखना, मैं इस बूढ़े को मारकर इसे छुटकारा पा लूंगी। जब ये अपनी बेटी की ससुराल में भोजन कर रहा होगा, उस समय मैं कांटा बनकर इसके भोजन के पहले कौर में मिल जाऊंगी और उसके पेट में पहुंचकर इसे मार डालूंगी। पहली कहानी ने कहा, मैं भी इस बूढ़े से छुटकारा पाना चाहती हूं। हम कहानियां तो सभी के लिए होती है, लेकिन ये तो अब किसी को सुनाता ही नहीं है और हमें अपने मस्तिष्क में बंदी बनाए हुए है। देख लेना, यदि तुम इसे मारने में असफल हो गई तो जब ये बेटी की ससुराल से लौट रहा होगा तो मैं हरे वृक्ष की सूखी डाल बनकर इस पर गिर पड़ूंगी और इसे मार डालूंगी। दूसरी कहानी ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम दोनों ठीक कहती हो। यह बूढ़ा मर जाने योग्य है। इसने हमें बंदी बना रखा है। अब इसे छुटकारे का एक ही उपाय है कि इसे मार डाला जाए। यदि तुम दोनों इसे मारने में सफल नहीं हो पाई तो मैं नागिन बनकर इसे डस लूंगी। तीसरी कहानी ने कहा, और यदि तुम तीनों इसे मारने में असफल रही तो मैं तो इसे मार कर ही रहूंगी। लौटते समय जब यह नदी पार करेगा तो मैं बड़ी सी लहर बनकर इसे डुबा दूंगी। चौथी कहानी ने दांत पीसते हुए कहा। चारों कहानियां इस तरह चाचा को मारने की योजना पर चर्चा कर रही थी कि थूरिया को छींक पड़ गई। थूरिया की छींक सुनकर चारों कहानियां चौंक गई। कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। दूसरी कहानी ने संदेह प्रकट किया, हाँ, यदि इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो ये अपने चाचा को बता देगा और हम इसके चाचा को मार नहीं सकेंगे। तीसरी कहानी ने कहा, तुम लोग डरो नहीं। जो भी हमारी बातें किसी दूसरे को बताएगा
वह बताते ही पत्थर का बन जाएगा। इसलिए जिसको पत्थर का बनना हो वही हमारी बातें किसी और को बताए। पहली कहानी ने इतराते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बढ़िया है, लेकिन ये तो बताओ कि पत्थर बनने के बाद वापस मनुष्य बना जा सकता है या नहीं। चौथी कहानी ने पूछा, बना तो जा सकता है, लेकिन है बहुत कठिन। पहली कहानी ने कहा, वो कैसे? शेष तीनों कहानियों ने एक स्वर में पूछा, वो ऐसे कि यदि थुरिया हमारी बातें अपने चाचा को बता देगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। वह फिर से मनुष्य तभी बन सकेगा जब इसके चाचा का नाती अपने हाथों से इसके ऊपर हल्दी और चावल के घोल की छाप लगाएगा। लेकिन इसका चाचा इससे बचाने के लिए अपने नाती को कभी नहीं लाएगा। पहली कहानी ने हंसते हुए कहा। इसके बाद चारों कहानियां वापस चाचा के मस्तिष्क में जा बैठी। थोड़ी देर बाद चाचा की नींद खुली। वह थुरिया को साथ लेकर आगे चल पड़ा। पूरी शाम और पूरी रात चलने के बाद दोनों चाचा की बेटी के ससुराल पहुंचे। थुरिया ने कहानियों की बातें सुन ली थी। वह बहुत चिंतित था। उसे लगा कि यदि वह कहानियों की बातें अपने चाचा को बताएगा तो पत्थर का बन जाएगा, और यदि नहीं बताएगा तो उसके चाचा मारे जाएंगे। इसी उधेड़-बुन में भोजन का समय हो गया। चाचा की बेटी ने अपने पिता और अपने चचेरे भाई के लिए बड़े प्रेम से भोजन पकाया और दोनों को एक साथ बिठाकर भोजन परोस दिया। चाचा ने जैसे ही भोजन का पहला कौर उठाया, वैसे ही थुरिया को पहली कहानी की बात याद आ गई। उसने चाचा के हाथ पर अपना हाथ मारा, जिससे कौर जमीन पर गिर गया। चाचा को पहले तो थुरिया पर बहुत क्रोध आया, लेकिन जब उसने जमीन पर गिरे कौर की ओर ध्यानपूर्वक देखा तो उसमें उसे कांटा दिखाई दिया। कांटा देखकर उसे समझ में आ गया कि थुरिया ने उसकी जान बचाई है। थुरिया ने अपना भोजन चाचा को दे दिया और स्वयं चाचा की थाली का भोजन खा लिया। दूसरे दिन चाचा ने अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों से विदा ली और अपने गांव लौट चला। थुरिया भी साथ था। जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से लौट रहे थे। तभी थुरिया ने देखा कि एक हरे भरे वृक्ष पर एक मोटी सी डाल है जो बिल्कुल सूखी हुई है। यह देखकर थुरिया को बहुत आश्चर्य हुआ कि हरे भरे वृक्ष पर सूखी डाल है। डाल कैसे? उसी क्षण थुरिया को दूसरी कहानी की बात याद आ गई। वह चाचा से आगे बढ़कर उस वृक्ष को पार करके खड़ा हो गया। जैसे ही उसका चाचा वृक्ष के नीचे गुजरा, वैसे ही थुरिया ने चाचा का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से खींच लिया। डाल गिरी, लेकिन चाचा बच गया। चाचा ने जब डाल को देखा तो उसने थुरिया को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी जान बचाई। थुरिया और उसका चाचा आगे बढ़े। अभी वे 10-15 कदम ही गए होंगे कि एक नागिन लहराती हुई सामने दिखाई दी। चाचा डर के मारे थर-थर कांपने लगा, किंतु थुरिया समझ गया कि यह तीसरी कहानी है जो नागिन का वेश धारण करके उसके चाचा को डसने आई है। थुरिया ने लपक कर नागिन की पूंछ पकड़ी और उसे एक चट्टान पर दे मारा। नागिन बेहोश हो गई। थुरिया ने उसे एक ओर फेंका और चाचा का हाथ पकड़कर तेजी से आगे चल पड़ा। चाचा ने विचार किया कि ये कैसी अनहोनी हो रही है कि एक ही दिन में 3 बार उसके प्राणों पर संकट आया और तीनों बार थुरिया ने उसके प्राण बचा लिए। इधर थुरिया सोच रहा था कि 3 कहानियों ने जब अपना निश्चय
पूरा करने का प्रयास किया तो अब चौथी कहानी भी अपना निश्चय अवश्य पूरा करेगी और चाचा को मारने का प्रयास करेगी। इसी उधेड़-बुन में थूरिया और उसका चाचा अपने गांव के पास वाली नदी तक आ पहुंचे। अब उन्हें नदी पार करके अपने गांव पहुंचना था। चाचा ने जैसे ही नदी के पानी में पांव रखना चाहा, वैसे ही नदी में एक बड़ी लहर उठी और चाचा की ओर बढ़ी। चाचा घबरा कर जड़वत हो गए, किंतु थूरिया जानता था कि यह चौथी कहानी है। यदि इसे पार पा लिया जाए तो फिर आगे कोई संकट नहीं रहेगा। उसने तेजी दिखाते हुए चाचा को पीछे खींच लिया। लहर किनारे से टकराकर लौटने लगी। जैसे ही लहर वापस होने लगी, वैसे ही थूरिया ने चाचा का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए नदी पार कर गया। नदी पार करके चाचा ने पलटकर नदी की ओर देखा तो वहां शांत दिखाई दी। चाचा को बहुत आश्चर्य हुआ। थूरिया, सच सच बता कि ये सब क्या हो रहा है? आज मेरे प्राणों पर 4 बार संकट आया और चारों बार मानो तुझे पहले से ही संकट का पता था और तूने मुझे बचा लिया। मुझसे कुछ मत छिपा, मुझे पूरी बात बता। चाचा ने थूरिया से कहा। वह सच्चाई जानने को व्याकुल हो उठा था। ये सच है कि मुझे पहले से सब पता था, किंतु मैं आपको नहीं बता सकता हूं। थूरिया ने कहा। क्यों नहीं बता सकता है? चाचा ने पूछा। क्योंकि यदि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। थूरिया ने कहा। चल हट, तू बहाना बना रहा है, वरना कोई मनुष्य भला पत्थर का कैसे बन सकता है? चाचा ने थूरिया को डांटते हुए कहा। ठीक है, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जब मैं पत्थर का बन जाऊं तो आप अपने नाती को लेकर आइएगा और उसके हाथों से मेरे ऊपर हल्दी और चावल के घोल की छाप लगवाइएगा, जिससे मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। थूरिया ने कहा। ठीक है, जैसा तूने कहा मैं वैसा ही करूंगा। अब मुझे पूरी बात बता, चाचा ने व्याकुलता से पूछा। थूरिया ने चाचा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार 4 कहानियों ने चाचा को मारने का प्रयास किया। बात समाप्त होते ही थूरिया पत्थर का बन गया। चाचा था दुष्ट, वहां तो थूरिया से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था, इसलिए उसने अपने नाती को बुलाने के बदले पाषाण हो चुके थूरिया को वहीं छोड़ा और अपने घर चल दिया। घर में पहुंचकर चाचा ने सब लोगों से यही कहा कि थूरिया को जंगल में शेर खा गया। जब यह समाचार थूरिया की चचेरी बहन के पास पहुंचा तो वह बहुत रोई। थूरिया की चचेरी बहन थूरिया को बहुत प्रेम करती थी। चचेरी बहन के पति और ससुर ने चचेरी बहन से कहा कि ऐसी दुख की घड़ी में उसे अपने मायके जाना चाहिए। थूरिया की चचेरी बहन अपने पति और अपने बेटे के साथ अपने मायके चल पड़ी। गांव के पास वाली नदी पार करते ही बहन के पति ने कहा कि हम जहां जा रहे हैं वहां शोक का वातावरण होगा और ऐसे में वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं भोजन पकाएं और अपने बेटे को खिला दें ताकि उसे भूखा ना रहना पड़े। बहन दुखी थी, लेकिन उसे अपने पति की बात जची। उसे लगा कि उसका चचेरा भाई तो अब स्वर्ग सिधार गया है और बेटे को भूखे रखने से वह वापस तो आ नहीं जाएगा, अतः भोजन पकाकर बेटे को खिला देना चाहिए। थूरिया की चचेरी बहन ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। चावल धोकर मसल दिया ताकि शीघ्र पक जाए। बहन का नन्हा बेटा वही खेल रहा था।
उसने खेल खेल में सामान की पोटली खोली, उसमें से हल्दी निकाली और चावल के घोल में मिला दी। बहन ने देखा तो वह सोचकर चुप रह गई कि चलो हल्दी मिला चावल ही पका लूंगी। लेकिन बहन का बेटा था चंचल, उसने अपने दोनों हाथ हल्दी चावल के घोल में डाल दिए। इस पर बहन ने उसे डांटा। बहन का बेटा डांट खाकर इधर उधर देखने लगा। बहन के बेटे की दृष्टि एक पाषाण के पुतले पर पड़ी। वह पुतला उसे अपने मामा जैसा दिखाई दिया। बहन का बेटा दौड़कर उस पुतले के पास पहुंचा और उसने दोनों हाथों से उस पुतले को पकड़ लिया। इधर बहन के बेटे के हाथ पुतले पर लगे और उधर थुरिया वापस मनुष्य बन गया। मामा मामा कहता हुआ बहन का बेटा थुरिया से लिपट गया। अपने बेटे की आवाज सुनकर थुरिया की चचेरी बहन और उसके पति ने अपने बेटे की ओर देखा तो वे चकित रह गए। उनका बेटा थुरिया से लिपटा खड़ा था। भैया तुम जीवित हो, कहती हुई चचेरी बहन दौड़कर थुरिया के पास जा पहुंची। ये सब क्या है? हमने तो सुना था कि तुम्हें शेर खा गया और यहाँ तुम पत्थर के पुतले बने पड़े थे, लेकिन हमारे बेटे का हाथ लगते ही मनुष्य बन गए। ये कौन सा माया जाल है? थुरिया के चचेरी बहन के पति ने थुरिया से पूछा। थुरिया ने अपनी बहन और बहनोई को पूरा किस्सा सुनाया। थुरिया के साथ घटी घटना और अपने पिता द्वारा किए गए अमानवीय कर्म के बारे में जानकर थुरिया की चचेरी बहन को बहुत क्रोध आया। वह अपने पति, अपने बेटे और थुरिया को लेकर अपने पिता के पास पहुंची। उसने गांव वालों को अपने पिता के कुकर्म के बारे में बताया और अपने पिता को जी भर कर धिक्कारा। थुरिया का चाचा अपनी बेटी से धिक्कार सुनकर बहुत लज्जित हुआ और उसने थुरिया से क्षमा मांगी। अब मैं तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, थुरिया के चाचा ने थुरिया से कहा। किंतु अब मुझे आपके वचन पर भरोसा नहीं है, अतः मैं अपने भाई को अपने साथ ले जाऊंगी। थुरिया की चचेरी बहन ने अपने पिता से कहा और वह थुरिया को अपने साथ अपने गांव ले गई। थुरिया अपनी चचेरी बहन और बहनोई के साथ मजे से रहने लगा।